सभी बच्चों को हमारा प्रणाम। राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। अपने जीवन में पूरे आनंद के साथ, जुनून के साथ पढ़ाई में लगे हुए होंगे, है ना। पूरे यही जुनून के साथ लगे हुए होंगे कि 2027 में जो है बिहार बोर्ड 10th में अच्छा नंबर लाना है, जो कि टॉप करना है ना। इस प्रकार से लगे हुए होंगे। तो हम आ गए हैं हर एक दिनों की तरह, हर एक क्लास की तरह फिर से एक क्लास को लेकर आ गए हैं आपके सामने आगाज करने। फिर से एक क्लास को लेकर कि वो क्लास कौन सा है? कार्बन और इसके यौगिक। जो आप सभी को पता है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो कि बोला जाता है ऑर्गेनिक पार्ट का चैप्टर है। समझ गए बातों को? जो साइंस का है, साइंस के केमिस्ट्री का कार्बन और इसके यौगिक को पूरी तरह से संपूर्ण क्लास को हम इसमें 2 वीडियो में इसमें चर्चा करेंगे, जिसमें आज कुछ होगी आधा और आधा कुछ अगली वीडियो में होगी। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से हम चर्चा करते हुए चलेंगे, है ना। बिल्कुल, आप जैसे ही हमने आपसे बोला था कि हम सभी सेशंस को लेकर आएंगे, सभी प्रकार के क्लास को करवाएंगे, तो हम सभी प्रकार के क्लास को हम यहाँ करवाने के लिए तैयार है। बशर्ते आप तैयार है ना क्लास को करने के लिए। हम तो तैयार है करवाने के लिए। बिल्कुल यही जुनून के साथ, एनर्जी के साथ क्लास में बने रहिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें, लाइक कर लें, है ना। अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इनका इस वीडियो का लाभ उनको भी मिल पाए। और आप लोग आते हैं सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं तो इसको भी थोड़ा सा करने का प्रयास कीजिए, ताकि आपके मोटिवेशन से हमारा मोटिवेशन से जाग जाए, है ना। इसी प्रकार से हम जुनून के साथ आपके बीच में आते रहें। समझ गए बातों को? बिल्कुल। आइए, समय को देर नहीं करते हुए सीधे सीधी हम पॉइंट पर ही आ जाते हैं। समझ गए? अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर यही देखना है कि कार्बन और इसके यौगिक, कार्बन और इसके यौगिक, इससे सबसे अधिक सवाल बनती है ना। एग्जाम में, साइंस में वाले पेपर में इससे सबसे ज्यादा सवाल बनती है कार्बन और इसके यौगिक केमिस्ट्री से। समझ गए? और उससे कम आती है धातु अधातु से। धातु अधातु करवा चुके हैं इसका पिछला में। बायोलॉजी का पूरा सेशंस कंप्लीट हो चुका है ना। बाकी धातु अधातु हो चुका है, कार्बन और इसके यौगिक होगी, उसके बाद आवर्ती वर्गीकरण होगी, पूरा केमिस्ट्री भी फिनिश हो जाएगी। धीरे धीरे प्रतिदिन ऐसे ही फिनिश होती चली जाएगी। ठीक है, आप लोग बस क्लास को करते रहिएगा, है ना। इसमें संपूर्ण करवाएंगे इस प्रकार से कार्बन और इसके यौगिक के। इसमें देखा जाएगा कार्बन और इसके यौगिक की कितना नंबर चैप्टर है? ये चौथा चैप्टर है, कार्बन और इसके यौगिक, है ना। इसके बारे में समझेंगे। ये कार्बन है क्या? कार्बन उसको कहते हैं जो जलती है, जो जल करके उष्मा और प्रकाश देती है, वही एक प्रकार से कार्बन है। ये हमारे प्राकृतिक में विभिन्न स्रोतों के रूप में पाया जाता है। विभिन्न स्रोतों में अलग अलग रूपों में ये कार्बन पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे कॉपी कलम से लेकर के पूरे हमारे वस्त्र तक, खान पान तक, सब चीज में कार्बन की मात्रा रहती है। समझे बातों को? अब आप ही जरा सोचिए, इस प्राकृतिक में पाए जाने वाले पदार्थ कौन कौन से ऐसे पदार्थ है जिसमें दहन होती है? बताइए, किसमें दहन नहीं होती है? बोलिएगा पानी। पानी में दहन नहीं होती है तो पानी में कार्बन नहीं होती है। पानी में कार्बन नहीं होती, पानी में दहन नहीं होती है, उसमें कार्बन नहीं होती है। लेकिन लकड़ी ले लीजिए, घर में जितना भी सामान आसपास में, उसमें देख लीजिए, दहन करने का प्रयास कीजिए तो उसमें दहन होगी। तो अर्थात कह सकते हैं उसमें कार्बन की मात्रा है। जिसमें जिसमें दहन होगी उसमें कार्बन की मात्रा है। तो बिल्कुल, तो कार्बन की मात्रा प्राकृतिक पर्यावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो कार्बन अधिक मात्रा में पाए जाते, तो अधिक मात्रा में ये यौगिकों के रूप में और मिश्रण के रूप में हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं। तो कहा जाता है कि इस प्राकृतिक वातावरण में कार्बनिक यौगिकों की संख्या सबसे अधिक है। लगभग में 50 लाख से भी अधिक है। 50 लाख से भी अधिक कार्बनिक यौगिकों की संख्या। और अकार्बनिक यौगिकों की संख्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अकार्बनिक यौगिकों की संख्या ये 25,000 से भी कम है। 25,000 से भी कम है। अब कार्बनिक यौगिकों की संख्या 50 लाख से भी अधिक है। तो जरा आप ही डिफरेंस करके देख लीजिए, अंतर करके देख लीजिए, कार्बनिक यौगिकों की संख्या और अकार्बनिक यौगिकों की संख्या। आसमान जमीन का अंतर है, बहुत है, कम है। समझे बातों को? बिल्कुल ऐसा देखा जाएगा। हमारे इस प्राकृतिक वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में कार्बन किस रूप में पाया जाता है? सबसे अधिक मात्रा में कार्बन पाए जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। समझे? बोला गया कि कार्बन पृथ्वी पर 0.02% है, 0.02% पाया जाता है। समझे? पाया जाता है।
जिसमें वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, इस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन कितना पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है। मुक्त अवस्था में कार्बन हीरे के रूप में पाए जाते हैं, ग्रेफाइट के रूप में और कोयला के रूप में, इन सभी रूप में कार्बन पाए जाते हैं। क्योंकि हीरा भी एक प्रकार के कार्बन का ही रूप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का रूप है। जैसे आपका विभिन्न रूप है, घर में रहते होंगे अलग रूप में, बाहर निकलते होंगे अलग रूप में, दोस्तों के पास जाते होंगे अलग रूप में, आपका जैसे अनेकों रूप है, उसी प्रकार से कार्बन का भी अनेकों रूप है। जैसे हीरा के बारे में देख ले तो हीरा चमकीले होते हैं, सफेद होते हैं, बड़े चमक इसमें होते हैं। ग्रेफाइट देख लें तो ये काले होते हैं, पेंसिल में लगते हैं, पेंसिल के निप में लगते हैं। समझे बातों को, तो ये ग्रेफाइट हो गए। आप दोनों में अंतर खास तौर से देख सकते हैं, दिमाग में इमेज बन रहा होगा, फिगर बन रहा होगा दिमाग में। कोयला के बारे में बता दे तो कोयला भी काला रंग का ही होता है ना। सबका अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं। तो ये कार्बन के रूप अलग अलग रूपों में हमारे इस प्रकृति में पाए जाते हैं। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन पाए जाते हैं, जो कि प्रकृति में कितना पाया जाता है, 0.03% पाया जाता है। समझ गए बातों को, ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। और जैसे कि हम घरेलू ईंधन से लेकर के हर चीजों को यूज करते हैं, तो वो सभी जगह कार्बन है, सभी में कार्बन है, क्योंकि वो जलती है। समझ गए बातों को, जिसमें दहन हो वो कार्बन है, उसमें कार्बन की मात्रा है। इसीलिए कार्बन के बारे में पढ़ना काफी ज्यादा जरूरत हो गया। आप लोग 10th में है तो कार्बन और इसके यौगिक के बारे में पढ़ रहे हैं, केवल एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे 11th 12th में जाइएगा तो ये एक बुक ही हो जाएगी, ये एक बुक हो जाएगी पढ़ने के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ गए, ये क्या हो जाएगी, कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। और एक हो जाएगी अकार्बनिक रसायन, जिसमें कार्बन नहीं है। एक में कार्बन है, एक में कार्बन नहीं है। तो कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस प्रकार से पढ़ने को मिलेगा 11th 12th में, ठीक है। तो ऐसे आगे देखते हैं, वैसे आगे समझते हैं। कार्बनिक रसायन से आप क्या समझते हैं, इसका क्या अर्थ होता है। कार्बनिक रसायन क्या है, यानी कि वैसा यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा हो, कार्बन की मात्रा हो। किसी प्रकार की यौगिक ले लेते हैं, जैसे ग्लूकोज ले लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में, तो C6H12O6 है ना, इस प्रकार से। तो ये ग्लूकोज के रूप में जो है, इसमें भी कार्बन की मात्रा है। शुगर लेते हैं चीनी के रूप में, उसमें भी कार्बन की मात्रा है। हर चीज में कार्बन है। कार्बनिक रसायन क्या है, तो इसका अर्थ होता है कि जीवित स्रोतों से प्राप्त पौधे कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। यानी कि जो जीवित रहते हैं, जीवित स्रोत से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। सभी प्रकार के पदार्थ, सभी प्रकार के वस्तुएं जो जीवों से प्राप्त होते हैं, जैसे लकड़ी हो गए, जीवों से प्राप्त होते हैं, लकड़ी पौधों से प्राप्त होते हैं, जीवों से प्राप्त होते हैं, जीवों के बाह्य मल, अपशिष्ट पदार्थ, तो ये सभी जीवों से प्राप्त होते हैं। तो ये सभी क्या है, कार्बनिक यौगिक का ही रूप है। समझे, तो क्या हो जाता है जीवित स्रोतों से, यानी कि जीवन से प्राप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, तथा उसके अध्ययन की व्यवस्था को कार्बनिक रसायन कहते हैं। और इसी के बारे में हम अध्ययन करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं, समझे, ज्ञान अर्जित करते हैं, तो उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। जैसे कि प्राणी जगत से प्राप्त होने वाले कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, जो प्राणी जगत से प्राप्त होते हैं, जीवों से प्राप्त होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं, हमारे शरीर में जाते हैं, पाचन की प्रक्रिया होती है। ये सभी वसा की प्रक्रिया, हमारे शरीर में वसा का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, स्टार्च का, सेलुलोज का, सब चीज़ का, ये सब का पाचन जब होता है तो वो सभी कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। तथा वनस्पति तेल और गोंद, वनस्पति यानी कि वनस्पति तेल बोले तो पेड़ पौधा से जो प्राप्त होते हैं ऑयल, तेल, जैसे सरसों का ऑयल और भी किसी प्रकार का ऑयल जो हम प्राप्त करते हैं, तो वो भी कार्बनिक रसायन का है। गोंद, पेड़ पौधों से हम गोंद प्राप्त करते हैं, राइजिन प्राप्त करते हैं, टैनिन प्राप्त करते हैं, लैक्टिकस प्राप्त करते हैं। ये सभी क्या हो गया, ये सभी कार्बनिक रसायन हो गया। समझ गए बातों को, ये सभी कार्बनिक यौगिक है। समझ गए बातों को, इसी तरह समझते चलेंगे। कार्बनिक यौगिकों का उपयोग का महत्व क्या है, हमारे जीवन में क्या इसका महत्व है, तो हम देख सकते हैं कार्बनिक यौगिकों का कई प्रकार के महत्व है। दैनिक जीवन में कार्बनिक यौगिकों का बहुत उपयोग होता है। साबुन से लेकर उद्योग तक वस्तुएं इसी से बनाए जाते हैं। समझ गए बातों को, किसी प्रकार के ले लीजिए, सूज ले लीजिए, रोड ले लीजिए, और क्या चारकोल ले लीजिए, कोयला ले लीजिए, टायर बनाना हो, सड़क बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, ये भोजन पदार्थ में सब में कार्बन रहते हैं। समझ गए बातों को, ये सब में सब जगह कार्बन रहते हैं। बैटरी वगैरह में ये सब में सब जगह क्या रहते हैं, कार्बन रहते हैं। बातें को ध्यान में रखिएगा।
फूलों में, ये सभी जगह क्या रहते हैं, कार्बन पाए जाते हैं। समझ गए। कृषि क्षेत्र एवं गृह के विभिन्न क्षेत्रों में भी कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। कृषि क्षेत्रों में भी और गृह मतलब घर के अंदर सभी जगह वो कार्बन पाए जाते हैं। कब इसमें बहुत उपयोग होने लगा है, जिसके कारण इसका महत्व बढ़ गया है। कार्बन का महत्व क्या हो गया है, काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि उपयोग होने लगा है। हर जगह हम इसका उपयोग करते हैं, जीवित पदार्थों में और निर्जीव पदार्थों में, हर पदार्थों में हम इसका यूज करते हैं। तो इसलिए कार्बन का महत्व बढ़ गया है। जैसे चावल का हम यूज करते हैं खाने के लिए, गेहूं का, मांस का, दाल का, अंडा का, कपड़ा का, कागज का, रबड़ का, साबुन का, लकड़ी का, शक्कर का मतलब कि चीनी का इत्यादि का यूज हम करते हैं, तो कार्बनिक यौगिक उपस्थित उसमें होते हैं। समझ गए बातों को। तथा पेट्रोल, डीजल इत्यादि ईंधन चलाने के लिए भी करते हैं, तो इसमें भी कार्बनिक यौगिक का उपयोग होता है। हर जगह कार्बनिक यौगिक का उपयोग हो रहा है। समझे बातों को। इतना ध्यान देते हुए चलना है। जैसे कि एक प्रश्न आता है, पूछा जाता है, एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, ये सब पूछा हुआ प्रश्न है। तो क्या प्रश्न है कि जैव जीवन यानी कि जीवन की शक्ति का सिद्धांत क्या है, जीवन शक्ति क्या है और इसका सिद्धांत क्या है, इसके विचारधारा को अंत कैसे हुआ। समझे बातों को। इसके बारे में बता दे। तो इसका एक कहानी है, एक कहानी को पहले समझिए। ये पता है इनका नाम क्या है, इनका नाम बर्जिलियस है। क्या ना कहानी, इनका नाम है बर्जिलियस। इनको हम प्यार से बर्जिलियस कह के पुकारते हैं। क्या कहते हैं, बर्जिलियस कह के पुकारते हैं। ये बर्जिलियस क्या है, बर्जिलियस एक साइंटिस्ट है जो रसायन विज्ञान के साइंटिस्ट कहे जाते थे। पहले रसायन विज्ञान के साइंटिस्ट कहे जाते थे, जो ये बोल देते थे रसायन विज्ञान के बारे में, वही माना जाता था। वही लोग मानते थे कि बर्जिलियस साहब बोले तो कि ये बहुत अच्छा बात बोले होंगे, क्योंकि ये एक प्रकार से ट्रस्टेड साइंटिस्ट थे, जो बोलते थे वो होता था। समझे बातों को। सभी इनके बातों पर यकीन करते थे। ये बर्जिलियस साइंटिस्ट हैं। इन्होंने पता है क्या बोले थे, इन्होंने एक लाइन बोले थे जो सब लोग पसंद कर रहे थे, उस लाइन को बहुत अच्छा कर रहे थे। जैसे कि इन्होंने एक लाइन बोले थे, उस समय बड़े चर्चित व्यक्ति थे, बोले थे कि दुनिया में यदि जितना भी कार्बनिक यौगिक है, दुनिया में जितना भी कार्बनिक यौगिक है, वो जैव पदार्थों से बना हुआ है, वो सजीव पदार्थों से बना हुआ है, अर्थात पेड़ पौधा से बना हुआ है, जीव जंतु से निर्माण हुआ है। पेड़ पौधा के अपशिष्ट पदार्थों के रूप में या जीव जंतु के अपशिष्ट पदार्थों के रूप में या किसी भी रूप में, वो जीवित पदार्थों से बना हुआ कार्बनिक यौगिक है। इन्होंने बोले कि जो कार्बनिक यौगिक जो होता है ना, वो जीवित पदार्थों से बनते हैं और पेड़ पौधों से निर्मित होते हैं। समझे बातों को। इन्होंने यही बात बोले थे, और किसी चीज से निर्मित नहीं होते हैं और कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में बना नहीं सकते हैं। यही बात इन्होंने बोले थे कि कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में बना नहीं सकते हैं और ये जीवित पदार्थों से प्राप्त होते हैं, जीवित चीजों से प्राप्त होते हैं। यही बात इन्होंने बोले थे। और इनका एक शिष्य था जिनका नाम था बोहलर। क्या नाम था, इनका शिष्य का नाम था बोहलर था। समझ गए। इनके शिष्य बोहलर थे, जो अचानक अपने लैब में इन्हीं के पास रह करके पढ़ते थे, सीखते थे। इन्हीं के शिष्य बोहलर ने लैब में ही अचानक एक्सीडेंटल प्रयोग कर रहे थे, धीरे धीरे कुछ ना कुछ मिला रहे थे, प्रयोग कर रहे थे। तो प्रयोग करते करते अचानक एक कार्बनिक यौगिकों को लैब में बना दिए। अब बताइए कितना बड़ा यहाँ पर काम हो गया, कितना बड़ा यहाँ पर ये गलती कर दिए। समझ गए। यानी कि इनके बातों को अब इग्नोर करने लग गया सब लोग, क्योंकि ये बोले थे कि लैब में नहीं कार्बनिक यौगिकों को बनाया जा सकता है, और ये बना दी एक्सीडेंटली। ये जानबूझ के नहीं बनाए, एक्सीडेंटली बनाए, अचानक बना दी। कौन सा यौगिक को बनाए, तो बनाए थे यूरिया यौगिक को, यूरिया को बनाए थे। और यूरिया का सूत्र होता है CONH2 का होल ट्वाइस होता है। इस यौगिक में कार्बन की मात्रा रहती है, ये बना दिए। कौन बना दिए, ये बोहलर साहब बनाए। सब लोग चौंक गया कि बोहलर साहब ने बर्जिलियस के कथन को असत्य सिद्ध कर दिया, गलत सिद्ध कर दिया। सारे डंका पिटा गया इधर उधर कि ये क्या हो गया, ये तो अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अब क्या होगा। अब इसको देखा है अब इसका दोस्त वो भी बनाने लग गया, वो भी जुट गया बनाने के लिए। इसका दोस्त आया, बर्थलोट आया, वो भी बनाने के लिए जुट गया।
यानी कि लिए लगातार कई दोस्त लगातार बनाते चल गया, बहुत प्रकार के यौगिकों को बना रहा है, लेबोरेटरी में बना रहा है। बोला जब ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, सब बनाने में लग गया और बनाया भी, बना दिया। इनका मुंह देखने को बन रहा था उस समय। आप जरा सोचिए कि इन्हीं का बोला हुआ बात जब गलत साबित हो तो उनका मुंह कैसा देखने को बनता है ना। ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, ऐसा ही कुछ हुआ था, ठीक है। इसी प्रकार से तो इन्होंने यूरिया को बनाया था। वो यूरिया को कैसे बनाया था? वो यूरिया को बनाने का यही ट्रिक था, क्या था? वो अमोनियम सल्फेट को और पोटेशियम साइनेट के मिश्रण को गर्म करके बनाया था। अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को मिश्रण को गर्म किया था, तब जाकर के यूरिया का निर्माण किए थे। कौन किए थे? बोहलर साहब ने। अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट के मिश्रण को गर्म करके उन्होंने यूरिया को बनाया लैब में, जिस कारण से बर्जिलियस का जो कथन था ना कि जैव शक्ति का सिद्धांत, कि जीवन से और जैव पदार्थों से ही केवल कार्बनिक यौगिक बन सकते हैं, ऐसे सिद्धांत का अंत हो गया, जो ये दिए थे। समझे बातों को? बर्जिलियस साहब दिए थे। वही बात यहाँ पर देखेंगे। रसायन शास्त्र के विकास के शुरुआत के चरणों में स्वीडन के, कहाँ के थे? स्वीडन के रसायन शास्त्री थे जिसका नाम बर्जिलियस था। ये एक सिद्धांत प्रतिपादन किया था, एक सिद्धांत दिया था, जीवन शक्ति का सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन शक्ति का सिद्धांत। इसमें उन्होंने बताया था, क्या बताया था? कि जीवित पदार्थों से प्राप्त रासायनिक यौगिक, जिन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं, जीवित पदार्थों से ही रासायनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक बनाया जा सकता है। इसकी उत्पत्ति एक विशेष शक्ति के द्वारा ही हुई है, एक विशेष शक्ति के द्वारा हुई है, जिन्हें हम लैब में नहीं बना सकते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रयोगशाला में हम नहीं बना सकते हैं। यही बात ये बोले थे, समझे। लेकिन फिर क्या होता है? परंतु जर्मनी के रहते हैं, जर्मनी के रहने वाले जो इन्हीं के पास थे रसायन शास्त्री, जिनका नाम बर्जिलियस के शिष्य बोहलर थे। कौन थे? बोहलर थे। अकार्बनिक पदार्थों को यूरिया नामक कार्बनिक पदार्थों, यानी कि यूरिया नामक कार्बनिक पदार्थों को यौगिकों का संश्लेषण कर दिया, यानी कि बना दिया। और कैसे बनाया? अमोनियम सल्फेट के मिश्रण को एवं पोटेशियम साइनेट के मिश्रण को गर्म करके यूरिया बना दिया। अचानक, समझ गए बातों को? यही बना दिए थे। अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट के मिश्रण को गर्म करके यूरिया बना दिए। ये कौन बना दिए? बोहलर। तो उसी समय ये पता चला कि जीवन शक्ति का सिद्धांत का अंत हो गया। तो सवाल पूछा जाता है कि ये जैव शक्ति का सिद्धांत क्या है, इसका अंत कैसे हुआ? तो आप इसी को लिखना है, यही बताना है। समझे बातों को? और ये थोड़ा सा इक्वेशंस लिख देना है, 5 नंबर का पूछा जाता है, पूरा हो जाएगा। यही जीवन शक्ति का सिद्धांत है। जबकि अमोनियम सल्फेट NH4SO4 है ना, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट के मिश्रण को गर्म किया गया तो अमोनियम साइनेट बना। पहले क्या बना? अमोनियम साइनेट और पोटेशियम सल्फेट बना। ठीक है बातों को? यानी कि ये साइनेट चला गया इसके पास और इसके पास ये चला गया, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया हुआ, उभय विस्थापन अभिक्रिया हुआ। अब लिया गया अमोनियम साइनेट को लिया गया, अमोनियम साइनेट को अब गर्म किया गया तो क्या निर्माण होता है? अमोनियम, यहाँ यूरिया का निर्माण हो जाता है। NH2 दो बार हो जाता है, NH2 का होल ट्वाइस, NH2 का होल ट्वाइस CO, जिसे हम यूरिया के नाम से जानते हैं। ये बनाए थे बोहलर साहब। समझ गए? यूरिया एवं कुछ अन्य कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में बनाए जाने के पश्चात जीवन शक्ति का सिद्धांत अंत हो गया। इतना पूरा लिखना है। समझ गए बातों को? इनका और भी साथी आया, धीरे धीरे दूसरा साथी आया, बर्थलोट आया, फिर वो बनाना शुरू किया। सबका अपना अपना नाम है ना, किसी के नाम के ऊपर नहीं हंसना चाहिए, लेकिन सबका अपना अपना नाम होता है। ठीक है? उस जमाने का अलग अलग नाम होता है, सबका अपना अपना नाम प्यारा ही होता है। ठीक है? आगे देखना है, देखेंगे कार्बनिक के अपरूप, कार्बन के अपरूप। अब यहाँ पर देखेंगे कार्बन कितने रूपों में, अब जब बना दिया गया जीवन शक्ति का सिद्धांत अंत हो गया, तब पता लगाया गया कि कार्बन इस प्रकृति में कितने रूप में पाए जाते हैं। तो उनके बारे में अध्ययन पूरा जारी हो गया। सब लोग अध्ययन करना चाहा कि हम भी अध्ययन करेंगे। तो कार्बन कई
रूपों में पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो कार्बन कई रूप में पाए जाते हैं। एक पाए जाते हैं रबेदार के रूप में, दूसरा पाए जाते हैं बेरबेदार के रूप में। रबेदार का मतलब होता है एक रबा के रूप में इसे पाए जाते हैं, है ना, ऐसा पाए जाते हैं, इस रूप में एक आकृति का निर्माण करते हैं। एक पाए जाते हैं बेरबेदार के रूप में, किसी भी प्रकार से रबा किसी प्रकार से रहेगा, किसी प्रकार से भी पाए जाते हैं, इस रूप में पाए जाते हैं। किसी प्रकार से भी बेरबेदार के रूप में, यानी कोई रबा उसका नहीं होता है। रबा मतलब कोई कण के रूप में नहीं, इसमें एक पाए जाते हैं कण के रूप में। इसमें किसी तरह रहता है कण रहता है, इसमें कण रहता है, लेकिन किसी तरह, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई बड़ा छोटा, लेकिन इसमें सब बराबर होते हैं। तो इसको कहते हैं रबेदार और उसको कहते हैं बेरबेदार। तो दो प्रकार से कार्बन पृथ्वी पर पाए जाते हैं, समझिए। पहला रबेदार में आ जाते हैं हीरा और ग्रेफाइट आ जाते हैं। ग्रेफाइट में एक निश्चित प्रकार की आकृति होती है, एक निश्चित प्रकार की आकृति होती है जो हम आगे दिखाएंगे। हीरा में निश्चित प्रकार की आकृति होती है, ग्रेफाइट में एक निश्चित प्रकार की आकृति होती है। तो ये सब रबेदार में आ जाएंगे। बेरबेदार में आ जाएंगे, जैसे पत्थर कोयला आ जाएंगे, और क्या आ जाएंगे, चारकोल आ जाएंगे, ये सभी आ जाएंगे, समझे। पत्थर कोयला बेरबेदार में आ जाएंगे। पत्थर कोयला में कोक आ जाएंगे, ये कोक है। और क्या, कार्बन गैस आ जाएंगे, ये कार्बन गैस है जो जल रही है, समझिए। ये सभी बेरबेदार में आ जाएंगे। और चारकोल में आ जाएंगे। चारकोल से जो जिसको पिच कहते हैं, क्या कहते हैं, पिच कहते हैं, जिसे सड़क निर्माण में उपयोग किया जाता है, सड़क के निर्माण में यूज करते हैं। तो ये चारकोल भी आ जाएंगे बेरबेदार में। तो इतना ध्यान में रखना है, इस सब के बारे में बारी बारी से हमें पढ़ना है, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे कि पहले पढ़ेंगे अपरूपता क्या है ना। पहले ये पढ़ेंगे कि ये जो इसके अपरूप है कार्बन के, तो ये सब क्या है, कितने रूपों में कार्बन बांटे गए हैं। तो अपरूपता क्या है। अपरूपता का अर्थ होता है कि उसका भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था, भौतिक रूप उसका अलग अलग होते हैं। व्यक्ति एक ही होते हैं, लेकिन भौतिक रूप इसका अलग अलग होते हैं। जैसे घर में वो अलग रूप में, बाहर अलग रूप में, दोस्तों के पास अलग रूप में, खेलने जाए तो अलग रूप में, सब जगह अलग अलग रूप में ये पाए जाते हैं। कैसे होते हैं, ऐसा होते हैं। तो ऐसा क्या कहा जाता है, ये अपरूपता। जब कोई तत्व किसी भौतिक अवस्था में एक या अधिक रूपों में पाया जाता है, तो इस जिनको क्या कहते हैं, जिनके विभिन्न रूपों को भौतिक गुण में अंतर होता है। दोनों के रूपों में भौतिक गुणों में क्या होते हैं, अंतर होते हैं, उसे हम अपरूपता कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरूपता। जैसे कि देखा जा सकता है यहाँ पर हीरा चमकीले होते हैं, इसका रूप अलग है। तो इधर क्या है, ग्रेफाइट, जो पेंसिल में यूज होता है, पेंसिल के निप में यूज होता है, ठीक है। तो ये काले रंग का होती है, और क्या होती है, ये ग्रेफाइट बड़े चमकीले होते हैं, उजला होते हैं। तो बताइए दोनों अलग अलग रूपों में है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इसको कार्बन का अपरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कार्बन का अपरूप होते हैं। तो कार्बन का यहाँ पर टोटल 3 अपरूप होते हैं। एक होते हैं हीरा, ग्रेफाइट, और तीसरा होते हैं फ्लूरीन होते हैं, जिसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 10th तक ये दोनों पूछा जाता है। हीरा और ग्रेफाइट में अंतर लिखें, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं, तो ये सभी पूछा जाता है, ठीक है। या अपरूपता क्या है, ये भी पूछा जाता है 10th में। इसी प्रकार से ध्यान देकर के चलना है। जैसे हीरा के गुण, पहले हीरा के बारे में पढ़ेंगे। तो हीरा की संरचना एवं प्रत्येक कार्बन के 4 कार्बन पड़ोसियों के साथ क्या करते हैं, कार्बन परमाणुओं के साथ हीरा क्या रहते हैं, के साथ सहसंयोजी बंधन से जुड़े रहते हैं। जुड़े रह कर के जरिए से जुड़ा रहता है। ये चारों पड़ोसी कार्बन परमाणु एक नियमित चतुष्फलक संरचना का शीर्ष बनाती है, जो हीरा प्राकृतिक पदार्थों में सबसे अधिक कठोर होता है। समझिए, हीरा का आकार कुछ ऐसा होता है, समझ रहे बातों को। जैसे कि यहाँ पर देखा जा सकता है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, और एक कहाँ पर है, एक यहाँ पर है। इसमें 4 गो आकृति चतुष्फलक बनाता है। क्या बनाता है, चतुष्फलक बनाता है। ये चारों तरफ बनाता है, एक इस तरफ, उस तरफ, चारों तरफ ये बनाता है। समझे बातों को। यहाँ पर भी देखा जा सकता है 2, 3, 4 इस प्रकार से आकृति बनाता है, ठीक है। और ये चारों तरफ बनाता है, और बीच में भी आकृति बनाता है, बीच में भी कई जोड़ा लगाता है। देखिए बीच में भी इधर से बनाता है, यानी कि इधर, इधर और इधर। यानी कि बोल सकते हैं कि एक जो है, एक अणु 4 से जुड़े रहते हैं। कितने से जुड़े रहते हैं, 4 से। यहाँ पर 3 ही गो दिख रहा है, एगो इधर दिख रहा है, एगो इधर दिख रहा है, और एगो इधर दिख रहा है। 3 गो हुआ, 4 गो हुआ। देखिए तो यहाँ पर अच्छा से देखने का प्रयास कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। कितना है टोटल जुड़ा हुआ, देखिए। ये तो ये है, तो एक इधर से आया,
एक इधर से आया, ठीक है, एक इधर से गया और एक इधर से भी तो गया, 4 से है ना जुड़ा हुआ। तो एक कण 4 से जुड़े रहते हैं, जिस कारण से ये चतुष्फलकीय संरचना बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करते हैं। समझे, हीरा का यही गुण है। कैसा निर्माण करते हैं? तो ये हीरा एक प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है, जो प्रकृति में सबसे कठोर पत्थर के रूप में जाना जाता है। ये किसी भी को भी काटने में यूज होती है, ठीक है। और ये चतुष्फलकीय संरचना बनाते हैं। तो पूछा जाता है कि हीरा का संरचना, अणु के संरचना कैसी होती है, हीरा का आणविक संरचना कैसी होती है? तो चतुष्फलकीय, क्या बताना है? चतुष्फलकीय संरचना होती है, ऐसा बनाती है, ठीक है बातों को। हीरा का संरचना, तो जैसे कि इसका अपवर्तनांक उच्च होता है। अपवर्तनांक का मतलब होता है चमक। क्या होता है? चमक। तो हीरा का चमक सबसे अधिक होती है प्रकृति में, तभी ना हीरा अधिक बहुमूल्य पत्थर है, आभूषण बनाने में यूज होता है इसका, है ना, बहुमूल्य पत्थर है। तो हीरा का चमक सबसे अधिक होती है। चमक क्या होती है? सबसे अधिक होती है। और इसका टोटल चमक, जिसका सबसे ज़्यादा अधिक चमक होती है उसको कहते हैं हम अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक कहा जाता है। जिसका चमक सबसे अधिक होती है उसे हम अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि जिसका चमक सबसे अधिक अपवर्तनांक, तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है, 2.42 होता है। इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। जिसमें इसमें सबसे अधिक चमक होती है, इसका अपवर्तनांक 2.45 होता है, 2.45 होता है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, 2.45 होता है। समझ गए बातों को? हीरा का अपवर्तनांक इतना पता चल गया। अब यह काफ़ी भारी भी होता है, इसका विशिष्ट गुरुत्व 3.5 होता है। हीरा भारी भी होता है। क्या होता है? भारी भी होता है, इसीलिए इसका विशिष्ट गुरुत्व 3.5 होता है। समझे, गुरुत्व मतलब गुरुत्व बल कितना होता है? 3.5 होता है। यह विद्युत का कुचालक होता है। ये कुचालक होता है, ये अधातु है। हीरा क्या है? अधातु है। अब विद्युत का कुचालक होता है, और एक तरफ यदि सिरा में करंट देते हैं तो दूसरा सिरा में करंट नहीं जाती है, यानी कि ये विद्युत का कुचालक होते हैं। समझ गए? या किसी भी विलायक या द्रव में आग घुलनशील होता है। या किसी भी विलयन में मिलाएंगे तो ये घुलेगा, हीरा नहीं। हीरा को किसी भी विलयन में मिला देंगे ना तो ये मिलेगी नहीं। यह आकिरीय होते हैं। यह क्या होते हैं? आकिरीय होते हैं, किसी से जल्दी अभिक्रिया भी नहीं करते हैं। समझे बातों को? यह उच्च ताप पर ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जब अधिक ताप रहेगा तो हीरा जलेगी, और जल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। क्योंकि हीरा भी तो कार्बन का ही रूप है, और कार्बन को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकलेगी। समझ गए बातों को? निकलेगी। यह एक्स किरणों के लिए पारदर्शी होता है। एक्स किरण, समझ रहे हैं? एक्स किरण, हीरा के द्वारा यदि एक्स किरण गुजारेंगे, यहाँ से एक्स किरण देंगे, एक्स रे, तो एक्स रे देंगे तो क्या हो जाएंगे? एक सिरा से दूसरे से सिरा गुजर जाएंगे। समझे? तो ये पारदर्शी होते हैं। क्या होते हैं? पारदर्शी होते हैं। इधर से देंगे तो इधर से निकल जाएगी। तो ऐसा कुछ हीरा का संरचना होता है। हीरा कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है। संसार के कुछ विख्यात हीरो की खाने हैं। संसार में कई प्रकार के हीरा पाए जा रहे हैं। पूरे विश्व में कई प्रकार के हीरा पाए जा रहे हैं, जैसे कि हो गया कुलीनन, होप, कोहिनूर और पीट। समझे? इतने प्रकार के हीरा पाए जाते हैं पूरे संसार में। समझे बातों को? जिसमें कोहिनूर सबसे कीमती हीरा कहलाते हैं। सबसे कीमती हीरा कोहिनूर कहलाते हैं। यही कोहिनूर हीरा कहाँ है? ब्रिटेन के महारानी के ताज पर है। समझ गए बातों को? जो भारत से ही ले जाकर के दिया गया। आप बोलिएगा कि भारत से ले जाकर भारत से वो चोरी करके ले गया, अंग्रेज ले गया, जैसे ले गया, क्या उसे ला नहीं सकते हैं? तो नहीं ला सकते हैं। कहा गया है ना कि 1947 के बाद यूएनओ में कहा गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राज्य संघ में कहा गया कि 1947 के बाद समझ रहे बातों को, कि वहाँ का सामान वहीं रह जाएगा जहाँ वो मौजूद है, पर अब वर्तमान समय में मौजूद है, वहीं रह जाएगा। इसीलिए वो हीरा वहीं रह गया, उसे हम ज़बरदस्ती ला नहीं सकते हैं, चोरी का इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते हैं, इस प्रकार से बोला गया। तो ये कोहिनूर हीरा सबसे बहुमूल्य पत्थर है, जो सबसे बड़े हीरा के रूप में जाना जाता है संसार में, जो कहाँ है? महारानी के ताज पर है। कहाँ है वो? ब्रिटेन है। समझ गए बातों को? समझ गए? इसी प्रकार से। और ये हीरा
हीरा जो होते हैं, हीरा एक बहुमूल्य पत्थर है जिसकी माप कैरेट में भी होती है। सोना की माप भी कैरेट में होती है, हीरा की माप भी कैरेट में ही होती है। समझे बातों को। एक कैरेट बराबर 0.2 ग्राम होता है। देखिए एक कैरेट बराबर कितना ग्राम होता है, 0.2 ग्राम होता है। विश्व की विख्यात हीरो की विवरण, विश्व में विख्यात हीरो का विवरण कि कैसा हीरा है, तो होप होते हैं, पीट होते हैं, कुलीनर और कोहिनूर। समझे बातों को। होप कितना कैरेट के होते हैं, तो 45 दशमलव कितना होते हैं, 52। समझे। 136 कैरेट के कौन से होते हैं, पीठ होते हैं। और समझे बात, तो भारी होते हैं कुछ ज़्यादा ही। और 303.2 कैरेट का क्या है, कुलीनन है। और बाकी कोहिनूर 105.6 कैरेट का कोहिनूर है। लेकिन सबसे बहुमूल्य पत्थर कौन सा है, कोहिनूर है। तो ये पूछा जाएगा कि हीरा के कितने कैटेगरी है, कितने प्रकार है, तो होप, पीठ, कुलीनर और कोहिनूर, ये चारों याद रखना है। और कौन कितना कैरेट का होता है ये भी याद रख सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, याद भी रख सकते हैं, लेकिन ये पूछा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, है ना। इसी प्रकार से अब जैसे हीरा का उपयोग हम कहाँ करते हैं, इसका यूज कहाँ करते हैं, तो हम बता दें हीरा एक ऐसा पदार्थ है ना कि हीरा को कितनों भी घिसेंगे तो इसमें दाग नहीं लगेगा, इसमें घिसावट नहीं उत्पन्न होगा। यदि किसी भी पत्थर को भी हीरा से घिसेंगे ना तो पत्थर में दाग आ जाएगा, लेकिन हीरा में दाग नहीं आएगा। थोड़ा सा भी दाग हीरा में नहीं आएगा, वही हीरा कहलाएगा। हीरा को किसी पत्थर को घिसते हैं तो पत्थर में दाग आ जाएगा, लेकिन हीरा में नहीं आएगा। और हीरा एक इतना कठोर पदार्थ है जिसको किसी भी पत्थर को काटा जा सकता है, किसी भी पत्थर को काटा जा सकता है। तो पत्थर को काटने में, माइनिंग करने में, ये सब में हम यूज कर सकते हैं। जैसे एक्स किरण के पड़ने पर यह हरा रंग प्रदर्शित करता है। एक्स किरण डालते हैं ना हीरा में तो ग्रीन रंग देता है, हरा रंग देता है। तो हीरा का पहचान बिल्कुल कर सकते हैं, यह हीरा है कि नहीं है। जैसे आपको कभी बहुमूल्य पत्थर मिला हो, रास्ते में चलते हुए बहुमूल्य पत्थर मिला हो, वो हीरा है कि नहीं है उसको कैसे जांचेंगे, तो उसमें पहले एक्स किरण दीजिए। एक्स किरण देने के बाद अपने पता चल जाएगा, हरा हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, तो समझ जाएंगे कि वो हीरा है। समझे बातों को। हीरा को जांचने के लिए जहां माइनिंग करता है सब लोग, माइनिंग मतलब समझते हो, पत्थर को खुदाई करता है, उससे खनिज निकालता है, कभी कभी पत्थर निकलता है तो अपने साथ एक लाइटर रखता है। समझे बातों को। वही लाइटर से क्या करते हैं, चेक करता है हीरा है कि नहीं है। यदि ग्रीन हो रहा है तो समझ जाता है कि वो हीरा है। समझ गए बातों को। इसी कारण हीरा आकर्षक और बहुमूल्य होता है। समझे बातों को। काला हीरा बोर्त कहलाता है। क्या कहलाता है, बोर्त। जो ब्लैक डायमंड रहते हैं बोर्त कहलाते हैं। ठीक है, जिसका उपयोग कांच काटने में और कागज, चट्टान छेद करने में करते हैं। कांच मतलब शीशा को काटने में भी और चट्टान को छेद करने में भी ऐसा प्रयोग करते हैं, और पॉलिश करने में भी इसका यूज हम करते हैं। रंगीन हीरे आभूषण बनाने में काम में आते हैं। कहाँ काम में आते हैं, आभूषण बनाते हैं। रंगहीन हीरे को, अलग अलग प्रकार के हीरे रहते हैं, कलरफुल रहते हैं, तो उसका आभूषण बनाते हैं, उसको पहनते हैं सुंदरता के लिए। समझे बातों को। बिल्कुल उसी प्रकार से अब आ जाते हैं ग्रेफाइट का गुण। ग्रेफाइट के गुणों को भी समझ लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, तो ग्रेफाइट काला और अपारदर्शी होता है। कैसा होता है, ब्लैक होता है, यानी कि क्या होते हैं, ब्लैक और अपारदर्शी होते हैं। ठीक है, अपारदर्शी होता है। इसकी संरचना में कार्बन के परमाणु षटकोणीय परतों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। कार्बन के परमाणु देखिए 6 कार्बन परमाणुओं के साथ व्यवस्थित रहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है ना। इसी प्रकार से इसके नीचे भी रहते हैं। इस प्रकार से देखिए कैसे व्यवस्थित है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 है ना। 6 वो ये बंधन बना करके हैं, इस प्रकार से। समझ गए, इस प्रकार से ऐसे हैं। अब इसके नीचे भी हैं, ऐसा है। समझिए, इसी प्रकार से ये अपना स्ट्रक्चर बना के रखते हैं। तो इसी प्रकार से आप बना दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसके संरचना को भी बनाएं, तो संरचना को भी बना देना है। ठीक है, छोड़ना नहीं है। समझे, इस प्रकार से संरचना को बना देना है। तो ऐसा कह सकते हैं कि कैसा संरचना के रूप में होते हैं, तो ये होते हैं षटकोणीय। क्या होते हैं, षटकोणीय। तो ऐसा बोल सकते हैं षटकोणीय परतों के रूप में होता है। 6 कोण वाले परत के रूप में होते हैं, पाए जाते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। समझे, इनका कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी बंधन रहता है। इनके कार्बन परमाणु के बीच में, एक दूसरे के बीच में क्या रहते हैं, सहसंयोजी बंधन रहते हैं। ठीक है, सहसंयोजी बंधन का मतलब होता है साझा के द्वारा रहते, जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, ये इसको देते हैं, ये इसको देते हैं, साझा करते हैं। ठीक है, उसी को सहसंयोजी बंधन कहते हैं। 2 आसन परतों के बीच में आकर्षण बल कमजोर होता है। अब इसके 2 आसन परत है, ये परत और इस परत, ये दोनों परत के बीच में आकर्षण बल क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, है ना। अतः ढीली परतदार संरचना के कारण ग्रेफाइट मुलायम होता है। अब जब ढीली परतदार, एक परत
अब 2 परत और 3 परत, यहाँ पर 3 परत दिख रहा है, 1 परत, 2 परत, 3 परत, और ढीला परतदार रहता है, जिस कारण से ग्रेफाइट क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। संरचना कमजोर होते हैं, परत क्या होते हैं, परत कमजोर होते हैं, इसका परत क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, जिस कारण से ये मुलायम होते हैं। यही है ग्रेफाइट, देख रहे होंगे ये क्या है, ग्रेफाइट है। लग रहा है कोयले जैसा है, लेकिन हाँ कोयले जैसा ये ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट है, समझे, क्योंकि कोयला का ही तो रूप है। यह हीरे से हल्का होता है, हीरा से क्या होता है, हल्का होता है, भारी नहीं होता, हल्का होता है। इसका गुरुत्व क्या होता है, 2.25, समझे बातों को। धातुओं जैसी चमक इसमें नहीं होती है, यह उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। इधर से उष्मा देंगे ना तो इधर से उष्मा पार कर जाएगी इसमें, ठीक है, उष्मा पार कर जाएगी, क्योंकि ये सुचालक होते हैं। इसका गलनांक 3700 डिग्री सेल्सियस होता है, ये 3700 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है, समझे बातों को, इतना होता है। उच्च ताप पर भी ये अस्थायी रहता है, कितनों भी गर्म करेंगे ना तो उच्च ताप पर यह अस्थायी रहेगा, वो जस का तस ही रहेगा, ठीक है। शुद्ध हीरा की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील होता है, यानी कि शुद्ध हीरा जो होते हैं उसकी अपेक्षा ये कम अभिक्रियाशील होते हैं। हीरा तो अभिक्रियाशील होते हैं, लेकिन ये कम अभिक्रियाशील होते हैं। ऑक्सीजन में गर्म करने पर यह जलकर कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये भी तो कार्बन ही है, और कार्बन में ऑक्सीजन गर्म करेंगे तो क्या देंगे बताइए, CO2 ही देंगे, समझ गए बातों को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही देंगे, बिल्कुल यही ध्यान में रखना है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का यूज हम कहाँ करते हैं, तो बता दे, ग्रेफाइट का यूज पेंसिल में करते हैं, और किस में करते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं ग्रीस वगैरह के रूप में, ग्रीस वगैरह के रूप में कर सकते हैं, समझिए, है ना, ग्रीस जिसको कहते हैं चिकनापन करने के लिए, वैसा कर सकते हैं। बैटरी में भी यूज करते हैं, बैटरी में है ना, प्लेट के रूप में, रड के रूप में यूज कर सकते हैं ग्रेफाइट का। इसका यूज शुष्क सेलों में, यानी कि सेल में कर सकते हैं, बैटरी में, बीच में रड के रूप में, है ना, इलेक्ट्रोड के रूप में, अपघटन, विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोड के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग पेंसिल तथा काला रंग बनाने में किया जा सकता है, पेंसिल तथा ब्लैक रंग बनाने में भी यूज किया जा सकता है। उच्च गलनांक के कारण ग्रेफाइट का क्रूसिबल एवं धातुओं को गलने में काम में लाया जाता है, धातुओं को गलाने में भी काम में लाया जाता है, यानी कि मिला करके धातुओं को गलाते हैं, वो भी काम में लाया जाता है। ग्रेफाइट चूर्ण का उपयोग मशीनों में स्नेहक के रूप में करते हैं, मशीन में जो होता है स्नेहक मतलब होता है चिकनापन, ये करने के लिए ग्रेफाइट का हम यूज करते हैं, समझ गए बातों को, बिल्कुल यही था। अब आगे भी इसमें समझते हैं। इतना समझ में आ गया, ग्रेफाइट का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो ये तो पता चल ही गया। अब पूछा जाता है कि हीरा और ग्रेफाइट में अंतर लिखें, तो क्या अंतर लिखिएगा, एक तरफ हीरा है एक तरफ ग्रेफाइट है, ऐसे लिख दीजिएगा। बोलिएगा हीरा में यह कठोर होता है तो ग्रेफाइट यह मुलायम होता है। बोलिएगा यह विद्युत का कुचालक होता है तो यह विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। बताइएगा यह कागज पर निशान नहीं बनाता है तो यह कागज पर रगड़ने पर काला निशान बना देता है। बोलिएगा इसके कणों की संरचना समचतुर्भुज त्रिविमीय जालक जैसी होती है। बोलिएगा इसके कणों की संरचना षट्कोणीय परतदार जालक के रूप में होती है। फिर बोलिएगा इसका अपेक्षिक घनत्व कितना होता है, 3.5 होता है, तो इसका अपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है, समझे। इसी प्रकार से ये दोनों को क्या थी, ये दोनों की अंतर थी। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि हीरा और ग्रेफाइट में अंतर स्पष्ट करें, या हीरा और ग्रेफाइट में 5 अंतर लिखें, तो ऐसा पूछा जाता है, तो इसको लिखना है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, है ना, इसको याद कर लेना है। बिल्कुल कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी बंधन क्यों बनाता है, ये पूछा गया है। ये सहसंयोजी बंधन क्या है, तो सहसंयोजी बंधन के बारे में आगे देखना है कि ये क्या होती है। तो हम बता दें, जैसे कि ये कार्बन है और ये कार्बन है, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, परमाणु संख्या 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है। अब इसको यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सजाएं तो कितना होती है, 2 और 4 सजती है। तो सबसे अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे अंतिम सेल में, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, समझ गए बातों को। अंतिम सेल में इसमें भी कितनी होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। ये सब आप परमाणु संरचना में पढ़े हुए होंगे, ठीक है, 4 होते हैं। अब सब चाहता है, सभी चाहता है कि हमारे अंतिम सेल में कितना हो जाए, 8 हो जाए। कितना हो जाए, 8। अष्टक बनाना सभी चाहता है, अस्थाई करना सभी चाहता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये दोनों साझा कर लेते हैं। क्या कर देते हैं, ये इसको देते हैं, ये एक दूसरे को देते हैं, साझा कर लेते हैं। तो ये बना लेते हैं चतुर्थ बंधन। क्या बना लेते हैं, चतुर्थ बंधन बना लेते हैं, ठीक है, चतुर्थ बंधन बना लेते हैं, जिस कारण से ये क्या कार्बन कहलाती है, सहसंयोजी बंधन। क्या कहलाती है, सहसंयोजी बंधन। कार्बन अपने साथ अपने जैसे
चतुर्थ बंधन बना लेते हैं, जिस कारण से ये सहसंयोजी बंधन कहलाते हैं और मतलब कि एक दूसरे को साझा करते हैं। तो साझेदारी से जब बंधन बनता है, साझेदारी से जब बंधन बनता है तो उसे हम कहते हैं सहसंयोजी बंधन। क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंधन, सहसंयोजी बंधन कहते हैं। समझे? किससे बना है ये? साझेदारी से बना है। जब साझेदारी से बंधन बनती है तो ठीक है, साझेदारी से निर्मित बंधन सहसंयोजी बंधन कहलाती है। समझ गए बातों को? ऐसा ध्यान में रखना है। अब कभी कभी कार्बन क्या होता है, जैसे कि एक कार्बन यहाँ पर दे दिए, एक कार्बन यहाँ पर दे दिए, कई सारे कार्बन आकर के सहसंयोजी बंधन बनाने लगते हैं। समझे बातों को? जैसे कि ये कार्बन इधर आ गया, इधर आ गया, इसको तो 4 चाहिए, किसी तरह 4 इसको पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए 4 पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। जैसे कि देखिए, है ना, लंबा से लंबा श्रृंखला बनाते हैं। देखिए एक कार्बन को 4 पूर रहा है, आप ही जरा देखने का प्रयास कीजिएगा, क्या 4 पूर रहा है एक कार्बन को? यहाँ पर देखिए एक दूसरे से एक जालक के रूप में संरचना बनाते हैं, जालक के रूप में संरचना बनाते हैं, है ना। ऐसा देखिए कौन सा कार्बन है जिसको 4 नहीं पूरा हुआ है? बताइए कौन सा कार्बन है जिसको 4 नहीं पूरा है? बोलिए, कोई है? आप बोलिएगा कि ये कार्बन इसमें भी 4 पूरा हुआ, इसमें भी 4, इसमें भी देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 पूरा हुआ है ना, इसमें भी 1 2 3 4 पूरा हुआ। आप बोलिएगा इसमें नहीं है, इसमें और भी ऊपर जाएगी, और भी ऊपर जाएगी, तो कह सकते हैं लंबा लंबा श्रृंखला बनाएगी, है ना। ये भी क्या बनाएगी? लंबा लंबा श्रृंखला बनाएगी। सभी क्या बनाएगी? लंबा लंबा श्रृंखला बनाएगी। तो कार्बन एक लंबी लंबी श्रृंखला बनाती है। ऐसा क्यों? इसका कारण यही है क्योंकि कार्बन सहसंयोजी बंधन बनाता है। क्या बनाता है? सहसंयोजी बंधन बनाता है, और इसको 4 चाहिए। कितना चाहिए? 4 पूरा करने के लिए ये लंबा लंबा श्रृंखला बना लेता है। समझ गए? इसी प्रकार से कार्बन के बारे में हो गया। समझ गए? जैसे कि है कार्बनिक यौगिक सहसंयोजी बंधन क्यों बनाता है? कार्बन की परमाणु संख्या ऐसी होती है कि इसकी बहत्तम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। अभी तुरंत बताएं, परमाणु संख्या 6, तो सबसे अंतिम 2 और 4 में बांटेंगे तो अंतिम कक्षा में कितना? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि कार्बन परमाणु अपनी बहत्तम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर अकीरिय गैस जैसी अस्थायी संरचना नहीं बना सकता है। इसको त्याग करके 4 को त्याग करके अकीरिय गैस जैसा नहीं बना सकता है ना। त्यागने वाला केवल होता है जिसका अंतिम में 1 2 3 होता है, वही त्याग सकता है। और ये धातु होती है। क्या होती है? धातु होती है। यही त्याग सकते हैं, लेकिन ये त्याग नहीं सकते हैं, तो ये केवल साझा कर सकते हैं। समझे बातों को? ग्रहण करने वाला होता है 6 होते हैं, 5 वाले होते हैं और 7 वाले होते हैं। समझे? ये ग्रहण करेंगे। 8 वाले क्यों नहीं होते? क्योंकि ये तो खुद 8 इसमें है, ये है, और 8 सब पूरा करना चाहता है। तो इसको 8 पूरा करने के लिए 3 चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको 1 चाहिए, तो ये आपस में कर लेते हैं, है ना, इस प्रकार से। लेकिन ये नहीं कर पाते हैं, तो ये क्या करते हैं? अपने जैसे साझा करते हैं। समझे बातों को? तो ये क्या करते हैं? ये दूसरी और कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अकीरिय गैस जैसी संरचना नहीं प्राप्त कर सकते। ना तो ये ग्रहण कर सकते हैं, ना तो ये त्याग कर सकते हैं। अतः कार्बन परमाणु अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। क्या करते हैं? साझाकरण करके अकीरिय गैस जैसी संरचना प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इसी कारण कार्बन क्या करते हैं? सहसंयोजी बंधन बनाता है। अर्थात कार्बन यौगिक मुख्यतः सहसंयोजी ही होते हैं। ऐसा पूछा जाता है सवाल कि कार्बन सहसंयोजी बंधन क्यों बनाते हैं? तो इसी प्रकार से ऐसा ही समझाना है। ठीक है, ऐसा ही समझाना है। समझे? क्योंकि ये ना तो ग्रहण कर सकते हैं, ना तो त्याग कर सकते हैं। क्योंकि अंतिम सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या कर सकते हैं? साझा कर सकते हैं। साझा के द्वारा ही बना सकते हैं। इस प्रकार से ध्यान में रख लेना है। फिर बोला गया है कि कार्बन की बहत्तम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः यह मुख्य आवर्त सारणी के कोम्मा सदस्य में है, चौथा ए में है। अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए चौथा के ए में है। देखिए चौथा का ए दिख रहा है, ये वाला ए वाला भाग है, ये भी क्या है? ए वाला भाग है। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए चौथा के ए में दिख रहा है, यहाँ पर यही ना कार्बन है। जरा देखने का प्रयास कीजिएगा, यही ना कार्बन के रूप में है, कार्बन है जिसकी परमाणु संख्या 6 है। समझे? और सदस्य है, तथा चूंकि इसमें बताएंगे कि आवर्त सारणी के बारे में अभी नहीं बताएं, इसमें एक चैप्टर है जो कि कार्बन और इसकी यौगिक के बाद चैप्टर आती है, तो वो बताया जाएगा। ठीक है, इसमें बोलना है कि चूंकि इसकी एक बहत्तम कक्षा अपूर्ण होती है, अतः यह उपवर्ग ए का सदस्य है। इस प्रकार से कार्बन कितना है? 6ठा ए। कितना का सदस्य है? 6ठा ए का सदस्य है। कार्बन परमाणुओं की कक्षाओं की संख्या कितना है? संख्या 2 है।
परमाणुओं की कक्षाओं की संख्या कितना है, 2 है, क्योंकि जरा देखिए कार्बन का 6 होते हैं, इसको बांटते हैं तो 2 और 4 में, तो 1 कक्षा और 2 कक्षा यानी कि 2 सेल रहते हैं, इसीलिए पहला और दूसरा यहाँ पर पाए जाएंगे, पहला सेल और दूसरा सेल में ही देखिए होते हैं, पहला सेल ये वाला जाते हैं, ठीक है, दूसरा सेल देखिए ये वाला जाते हैं, है ना, दूसरा सेल में छठा में होते हैं। समझ गए बातों को, आगे देखेंगे। अतः यह आवर्त सारणी के आवर्त 2 में है, आवर्त किस में है, 2 में है। इसी प्रकार से कार्बन की यहाँ पर अस्थायित्व होती है। कार्बन एक सार्वत्रिक तत्व है, सभी जगह पाए जाते हैं, ऐसा क्यों पूछा जाता है। सवाल देखिए विभिन्न प्रकार से आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है कि कार्बन की पीरियोडिक टेबल में स्थानों को वर्णन करें, तो यही वाला लिखना है, पीरियोडिक टेबल में स्थान पूछा जाता है। कार्बन की विशेषताएं, तो कार्बन की विशेषताएं में पूछा जाता है कि कार्बनिक यौगिकों के साथ संयोजी बंधन क्यों बनाते हैं, तो यही बताना है, ठीक है। फिर पूछा जाता है, डायरेक्ट यहीं आ गए हैं, यह भी बच गया था, है ना। कार्बन की विशेषताएं पूछा जाता है, कार्बन के गुणों को लिखें, तो यही बताना है। कार्बन परमाणु अपने अन्य परमाणुओं से जुड़कर श्रृंखलाएं बनाती है, क्या बनाती है, श्रृंखला बनाती है, जैसे कि बताए थे क्या बनाती है, अपने जैसे परमाणुओं से जुड़ करके एक लंबी लंबी श्रृंखला का निर्माण करती है, समझे। इसमें श्रृंखलन गुण होते हैं, तो इसमें क्षमता, इसी गुण के कारण कार्बन अपने आपस में एक लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाते हैं, जिसे श्रृंखली खुली या बंद दोनों प्रकार की हो सकती है ना। इसमें ये पूछा जाता है कार्बन के श्रृंखलन गुण क्यों होते हैं, कार्बन के श्रृंखलन गुण क्यों होते हैं, तो यही वाला लिखना है, ठीक है, यही वाला लिखना है, कार्बन के श्रृंखलन गुण क्यों होते हैं। ये फिर है कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जो विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक दोनों प्रकार के यौगिकों से संयोग करके अस्थायी यौगिक बनाते हैं, समझे। विद्युत धनात्मक वाले ऋणात्मक वाले दोनों से ये साझा करते हैं कार्बन ही एक ऐसा तत्व है, समझे बातों को। इसी प्रकार से कार्बन के पीरियोडिक टेबल में स्थान क्या है, ये पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा कि कार्बन एक सार्वत्रिक तत्व है, मतलब सभी जगह पाया जाता है, ऐसा क्यों, तो बोलना प्रकृति में कार्बनिक यौगिक व्यापक रूप में पाए जाते हैं, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सभी तत्वों को यौगिकों की कुल संख्या कार्बनिक यौगिकों के तत्वों की कुल संख्या से बहुत अधिक होती है, समझे। सभी तत्वों की जितना संख्या होती है उससे ज़्यादा कार्बनिक यौगिकों की संख्या होती है। कार्बनिक यौगिकों की कुल संख्या लगभग 50 लाख से भी अधिक होते हैं, जबकि अन्य तत्वों की कुल संख्या 50,000 से भी कम होते हैं, 50,000 के करीब या उससे कम होते हैं ना, 50,000 नहीं 25,000 याद रखना, 25,000 से भी कम होते हैं। इसी कारण से कार्बन को एक सार्वत्रिक तत्व माना जाता है, क्योंकि ये सभी जगह होते हैं। समझ गए बातों को, इतना लिख देना है ना। पूछा जाता है अक्सर ये कि कोयला क्या है। अब देखिए यहाँ पर आया है कोयला क्या है, तो कोयला की किस्में, कोयला क्या है, कोयला कितने प्रकार के हो सकते हैं, है ना, तो ये सब पूछा जाता है। कोयला मुख्यतः कार्बन के यौगिकों और मुक्त कार्बन का मिश्रण है, समझे बातों को, यानी कि कार्बनिक यौगिकों और मुक्त रूप से कार्बन जो है उसका मिश्रण कोयला है। कोयला का निर्माण कहाँ हुआ है, तो कोयला का निर्माण आज से हजारों वर्ष पूर्व क्या आया था, भूकंप आया था। हम देखिए इसके बारे में बता दें कि आज से हजारों वर्ष पूर्व क्या आया था, भूकंप आने से चट्टानें एक दूसरे के ऊपर धंस गई, चट्टानें एक दूसरे के ऊपर क्या हो गई, धंस गई, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई। तो इसके ऊपर चट्टानें ये एक दूसरे के ऊपर आ गई थी, ये तो ऊपर आ गई, अब इस चट्टाने के ऊपर पेड़ पौधा था, जीव जंतु था, तो सब इस चट्टाने से दब गए हैं, क्या हो गए हैं, दब गए हैं। और दब जाने के कारण इन पदार्थों पर वायु की अनुपस्थिति हो गया, यानी कि वायु की मात्रा यहाँ पर खत्म हो गया, हवा की मात्रा खत्म हो गया। वायु की अनुपस्थिति के कारण इन पर दबाव पड़ा और ताप पड़ा, क्योंकि दबाव पड़ेगा तो अधिक ताप पड़ेगा, पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो ताप बढ़ेगी, समझे, है ना। 30 मीटर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ती है, पृथ्वी के अंदर 30 मीटर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उसी प्रकार से कि इसमें ताप में वृद्धि हुआ, और ताप में वृद्धि हुआ जिस कारण से क्या हुआ, जरा बताइए, ताप में वृद्धि होती है और ताप में वृद्धि होती है और दाब बढ़ जाता है, जिस कारण से इनका परिवर्तन कोयला में हो जाता है। इस लकड़ी जीव जंतु का परिवर्तन किस में होता है, कोयला में। जैसे लकड़ी के रूप में, जीव जंतु के रूप में ये धंसे हैं, नीचे धंस जाते हैं, और धंसने के बाद कैसे हुए, एक दूसरे के ऊपर आ गए थे प्लेट, और धंसने के बाद नीचे क्या, कोयला के रूप में प्राप्त होते हैं, समझे। क्योंकि प्रेशर लगा और टाइम भी लगा, समय भी अधिक समय तक लगा, समय लगता है, टाइम लगता है, प्रेशर लगता है और हीट भी लगा, है ना, कुछ हीट भी मिला अंदर से दबाव के कारण, तब जाकर के कोयला में परिवर्तित हुआ, जो आज वो देखने को मिल रहा है ना, आज जो ये देखने को मिल रहा है। जैसे कि कोयला मुख्यतः ये बड़े लंबे प्रोसेस के द्वारा गुजरी है कोयला, है ना, बड़े लंबे प्रोसेस के द्वारा हुआ है। तो उसी प्रकार से, है ना, कार्बन
कार्बन का एक मिश्रण है, जो कार्बन का मिश्रण है। कोयला का निर्माण कैसे हुआ? आज से हजारों वर्ष पूर्व भूकंप और ज्वालामुखी के फटने से जंगल पृथ्वी तल के नीचे दब गए हैं। जंगल पृथ्वी तल के नीचे दब गए हैं और सभी जंगल की लकड़ियाँ ये सब जो थे, वायु की अनुपस्थिति के कारण उच्च दाब, वायु की अनुपस्थिति के कारण उच्च दाब और ताप के कारण क्या हो गया? जंगलों का लकड़ियों का परिवर्तन कोयले में हो गया। जंगल का जितना लकड़ी था और ये सब का परिवर्तन किस में हो गया? कोयला में हो गया। जिस रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वनस्पति पदार्थों का परिवर्तन कोयले में हो गया, जिसमें रासायनिक प्रक्रिया द्वारा इन सभी का परिवर्तन किस में हो गया? कोयला में हो गया। उसे कार्बनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं। इस प्रकार से कोयले का निर्माण हुआ। तब पूछा जाता कि कोयला का निर्माण कैसे हुआ, लिखें, तो ये वाला लिखना है। समझ गए बातों को? कोयला प्रकृति में किस रूप में पाए जाते हैं? तो ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे कि देखिए, ये कोयला का किस्में हो गए, कोयला का प्रकार हो गए। कौन कौन से प्रकार है? तो देखिए, पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है। इसे देख सकते हैं, ये पीट कोयला कहलाते हैं। देखिए, सबका कलर अलग अलग होते हैं। कोयला ही है, पीट कोयला है। ये लिग्नाइट कोयला है। कैसा है? लिग्नाइट है। ये एंथ्रासाइट कोयला है। क्या है? एंथ्रासाइट है। ये बिटुमिनस कोयला है, ठीक है, जिसको बहुमेनी या बिटुमिनस भी कहते हैं, ठीक है। उसमें से सबसे अधिक, सबसे अच्छा किस्म का कोयला एंथ्रासाइट होता है। सबसे अच्छा किस्म का कोयला एंथ्रासाइट। इसमें ज्वाला अधिक मिलती है, ज्वाला अधिक मिलती है और गैस कम निकलता है। गैस इसमें कम निकलता है। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, ज्वाला सबसे अधिक निकलती है, दहन सबसे अधिक होती है और गैस कम निकलता है, धुआं कम निकलता है इससे। समझे? एंथ्रासाइट का कोयला। अब आगे देखते हैं कोयला का उपयोग। जैसे कि कोयला कितना कितना पाया जाता है? पीट पाया जाता है 60% कोयला, है ना, 60% कार्बन पाया जाता है। लिग्नाइट में 67% कार्बन पाया जाता है। बिटुमिनस में 88% कार्बन, एंथ्रासाइट में 94% कार्बन तक पाए जाते हैं, ठीक है। कोयला का उपयोग ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं, जलाने के लिए। ईंधन के गैसों के निर्माण में, ईंधन से जब कभी गैस निर्माण करना है तभी कोयला को यूज करते हैं। जो कहाँ यूज किया जाता है? बिजली उत्पादन में, है ना, बिजली उत्पादन में भी ऐसा कर सकते हैं, कोयला का यूज कर सकते हैं, है ना। संश्लेषित पेट्रोल उत्पादन में, पेट्रोल के उत्पादन में भी कोयला का हम यूज कर सकते हैं। अलग अलग फैक्ट्रियों में, अलग अलग कंपनियों में ऐसा हम यूज कर सकते हैं कोयला। अब ये कोक क्या है? कोक पता है? कोयला का सबसे शुद्ध रूप है। कोयला का सबसे शुद्ध रूप है, सबसे शुद्ध रूप है। समझ गए बातों को? कोयला का सबसे शुद्ध रूप है, जो क्या कहलाता है? कोक कहलाता है, जो यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। ये कोयला का सबसे शुद्ध रूप है। इसमें कार्बन की मात्रा 80% से 95% तक रहती है। कार्बन की मात्रा बहुत रहता है इसमें, समझे। अब कोक कैसे निर्माण होता है? कोक निर्माण होता है कि इसमें जो जल की मात्रा कुछ भी होगा, जल की मात्रा, तो सभी वाष्पशील अवयव को गर्म करके निकाल दिया जाता है। जब हम कोयला को लाते हैं तो उसको सुखाते हैं और सुखा करके उसके अंदर सभी वाष्पशील अवयव को बाहर निकाल देंगे, तो वो कहलाता है कोक। क्या कहलाता है? कोक। तो वायु की अनुपस्थिति में कोयलों को गर्म करने पर, कोयला को जब गर्म करते हैं ना वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है, तो उसके सभी वाष्पशील अवयव बाहर निकल जाते हैं, समझे। तो वो जो अवशेष बचता है वही कोक कहलाता है और इसमें 80 से 95% कार्बन रहता है, ठीक है। कोक का उपयोग हम कहाँ करते हैं यूज? तो धातुओं के निष्कर्षण में अपचायक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। यानी कि धातु के साथ मिलाते हैं कार्बन को, याद कीजिए, धातु के साथ कार्बन को मिलाते थे तब जाकर के धातु प्राप्त होती थी, है ना। बातों को इस प्रकार से, है ना। तो धातु के साथ मिला करके उसको निष्कर्षण करने में भी किया जाता है। कोक का उपयोग हम ईंधन के रूप में भी करते हैं, जलाने के लिए। अब कोक का उपयोग हम इलेक्ट्रोड बनाने में भी करते हैं। इलेक्ट्रोड एक होते हैं एनोड और एक कैथोड, ये सब भी बनाने में भी हम यूज करते हैं कोक का। समझ गए बातों को? इसी प्रकार से आगे देखना है। इसमें देखना है कि कार्बन के रासायनिक गुण, कार्बन के रासायनिक गुणों को देखना है। इसका रासायनिक गुण क्या होता है? तो इसमें बता दें कि दहन पहला होता है, फिर धातुओं को कार्बाइड का निर्माण होता है, जल से अभिक्रिया करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करेंगे। जैसे देखिए, कार्बन के सभी रूप वायु या ऑक्सीजन के में जलेगा और जल करके कार्बन का रूप ऑक्सीजन में जलेगा या वायु में जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड देती है और ऊर्जा देती है। इतना तो सबको पता है। लकड़ी लेंगे, कोयला लेंगे, उसको जलाएंगे तो जो धुआं के रूप में देगा वो
तो निकल जाएगा, है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा धुआं के रूप में। और जो ऊर्जा मिलेगी, जो ऊर्जा मतलब हीट के रूप में मिलेगी, हीट मतलब समझते हैं गर्मी के रूप में जो ऊर्जा मिलेगी, तो ऊर्जा मिल रही है उससे खाना बना सकते हैं। समझिए बातों को। जैसे कि धातुओं को कार्बाइड का निर्माण करना, कार्बन के चूर्ण के साथ विद्युत भट्ठी में गर्म करते हैं तो कैल्शियम कार्बाइड बना लेता है। कार्बन को हम किसमें, चूना के साथ, किसके साथ है, चूना के साथ, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड के चूर्ण के साथ गर्म करते भट्ठी में तो कैल्शियम कार्बाइड बना लेता है, CaC2 बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और जल के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं, कार्बन को पानी के साथ जब मिलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलने लगते हैं, ठीक है, ऐसी प्रक्रिया होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, कार्बन को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस और जल ये सब बनते हैं, ठीक है। ऐसा अभिक्रिया के रूप में हो सकता है। फिर आगे क्या हो सकता है, आगे हो सकता है यहाँ पर कि कार्बनिक यौगिकों का स्रोत, हम कहाँ से कार्बनिक यौगिक प्राप्त करते हैं, तो इसका कार्बनिक यौगिकों का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है। कौन कौन से है, वनस्पति है, जानवर है, खाद्य पदार्थ है, ये सब जगह से कार्बन प्राप्त करते हैं। तो इन स्रोतों में सबसे अधिक मात्रा में कार्बन प्राप्त होते हैं, जैसे कि चीनी के रूप में वनस्पति पेड़ पौधों से, स्टार्च के रूप में पेड़ पौधों से, सेलुलोज के रूप में पेड़ पौधों से, वनस्पति तेल के रूप में पेड़ पौधों से, ये सभी जगह से कार्बन प्राप्त करते हैं। जानवर से प्राप्त होने वाला प्रमुख कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं, वसा है, प्रोटीन है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, ग्लिसरीन है ना, ये सभी जानवर से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखना है। फिर आगे खाद्य पदार्थ से कहाँ से प्राप्त करते हैं, खाद्य पदार्थ से कार्बनिक यौगिकों का एक प्रमुख स्रोत है खाने वाला, जो इससे खाद्य पदार्थों में हमें मिलती है, प्रोटीन के रूप में मिलती है, वसा के रूप में मिलती है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में मिलती है, जो हमारे शरीर में जाती है। समझ गए बातों को, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। समझ गए बातों को। फिर आता है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। अब हम यहाँ पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण करेंगे।